Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन का सूडो फोर्स ये टॉपिक स्टडी करेंगे जो हमारे लेक्चर का आखिरी अभी पढ़ा हुआ है। हमने लॉज ऑफ मोशन में सब कुछ 90% का जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर दिया है। अभी सिर्फ ये सूडो फोर्स बचा है जिसके ऊपर लिफ्ट के क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का लिफ्ट के क्वेश्चंस में उन्हें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है, उनके थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं लिफ्ट के प्रॉब्लम्स में। बट डोंट वरी, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद जब भी आपको कोई लिफ्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टीज या फिर कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और आने वाले जो रिस्पेक्टिव चैप्टर है उसमें अगर आपको सूडो फोर्स का ये कई कंसेप्ट देखने को मिलेगा तो तब भी आपका सूडो फोर्स ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। तो उस कंसेप्ट को भी आप इजीली इसके बेस पर स्टडी कर सकते हो। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि आपके मन में अगर कहीं के इधर उधर के थॉट्स आ रहे हैं बेटा, तो पहले उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है अपने बोर्ड पे रखो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और तुम भी इंपॉर्टेंट हो और मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, हम सब इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा। सूडो फोर्स क्या है? तो सूडो फोर्स जानने से पहले हमें कुछ चीजें जो है क्लैरिफाई होनी चाहिए, जैसे कि वेइंग मशीन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टॉपिक क्या है, मतलब टाइप्स क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ी चीजें मैं आपको यहीं पे क्लियर करके देता हूँ। देखो, वेइंग मशीन क्या है सब जानते हैं। वेइंग मशीन क्या करती है? किसी भी चीज का वेट मेजर करती है। मतलब अगर मेरा वेट फॉर एग्जांपल 60 केजी है तो वेइंग मशीन क्या करेगी? मेरा वेट 60 केजी बता देगी। तो वेइंग मशीन का सिंपल एप्लीकेशन क्या है? टू मेजर द वेट। बट वेइंग मशीन एक्चुअली में वेट मेजर करती है क्या? वेइंग मशीन वेट के बिहाफ पर हमें ऑब्जेक्ट में मास कितना है ये भी हमें दे सकती है। ठीक है, तो वेइंग मशीन जब भी मेजर करती है तो वो केजी वेट में मेजर करती है, मतलब 1 केजी वेट या फिर 1 केजी फोर्स। ठीक है, तो 1 केजी वेट 1 केजी फोर्स, इसका मैं तुम्हें सिर्फ एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ कि मतलब मुझे तुम्हें सिखाना क्या है कि 1 केजी वेट का मीनिंग क्या है और 1 केजी फोर्स का मीनिंग क्या है। तो 1 केजी वेट का मीनिंग क्या है? तो 1 केजी वेट मतलब क्या? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 वेयर 10 इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1 केजी वेट का मीनिंग क्या है कि 1 मास को वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ से खींच रहा है, मतलब 1 पर 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपको 1 केजी वेट या फिर 2 केजी वेट या फिर 3 केजी वेट ये न्यूमेरिकल्स आपको जब देखने को मिलेंगे तब आप उसको सिंपल 9.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर राउंड ऑफ करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें जो फोर्स है बेटा वो 10 न्यूटन का है। सिमिलरली 1 केजी वेट और 1 केजी फोर्स सिमिलर है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट कभी कभी आपको वेट की जगह फोर्स दिया जाता है। तो 1 केजी फोर्स मतलब क्या? 1 केजी फोर्स मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज इंप्लाइज दैट 10 न्यूटन का फोर्स। तो जब भी आपको 2 केजी फोर्स या फिर 2 केजी वेट या फिर 3 केजी फोर्स 3 केजी वेट ऐसे जब आपको नंबर दिए जाते हैं और उसके आगे केजी वेट या फिर केजी फोर्स अप्लाई होता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? उस नंबर को 10 से या फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेइंग मशीन का एप्लीकेशन हर बच्चा जानता है कि वेइंग मशीन जो है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि वेइंग मशीन जो है वो वेट भी मेजर करती है और वेट के बिहाफ पर मास भी डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो ये उसका एप्लीकेशन था और मुझे ये तुम्हें ये चीज समझानी थी कि 1 केजी वेट मतलब क्या, 1 केजी फोर्स मतलब क्या। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में 2 बार बताया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मान लो अपने पास 2 ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन है या फिर 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट या फिर 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन है। तो एक होता है ऑब्जर्वर जो दूसरी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है, हम जहाँ पे ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे क्योंकि सिंपल टॉपिक है। और अभी हम अपने लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे, ठीक है, मतलब सॉरी अपने लॉज ऑफ मोशन के आखिरी पड़ाव पे। कल हम एनसीईआरटी के कुछ अनसॉल्व एग्जांपल कवर करेंगे जो एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है, मतलब अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन क्या हो गया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर अगर बस में बैठा है तो बस क्या हो गया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। तो ठीक है, अभी हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो मैंने आपको दो टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं वो अभी हमें पढ़ने हैं, बहुत सिंपल है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ टू टाइप। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखता हूं आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, यहाँ पे नॉन इनर्शियल। दोनों में जो डिफरेंस है वो पहले समझ लो, बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स के ऑल लॉज आर वैलिड। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, जिसमें देखो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के सब लॉज वैलिड है, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट कि न्यूटन्स लॉ इसमें वैलिड होते हैं, इसमें न्यूटन लॉज नहीं वैलिड होते। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो है इसमें द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो और द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये होगा इसका दूसरा पॉइंट, द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो आराम से पढ़ो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर होता है या फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन जीरो, इसका मीनिंग क्या, उसकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ये दो पॉइंट में मुझे तुम्हें समझाने थे कि पहला, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के सभी लॉज वैलिड होते हैं और ये जो मोशन होता है इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है और वेलोसिटी जीरो हो सकती है या फिर कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा इसका नॉन इनर्शियल का पॉइंट इसके उल्टा है, मतलब क्या, ये जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। दिस मोशन और दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, इसमें हम लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एंड द वेलोसिटी इज नेवर बी कांस्टेंट। तो ये हो गए बेटा अपने दो पॉइंट्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आई होप ये दो पॉइंट्स तुम्हारे क्लियर हो चुके होंगे, चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो बेटा, हो गया। अभी हमें देखना है अपना मेन टॉपिक कि सूडो फोर्स क्या है। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इसमें तुम्हें ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट भी है, तो पूरे फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, स्ट्रेस किसी भी चीज की मत लो। ओके, देखो अभी हमें मेन टॉपिक देखना है, तो उसके लिए मैं लिफ्ट का सहारा लूंगा कि सूडो फोर्स जो है वो लिफ्ट को कंसीडर करके ही पढ़ाया जाता है, तो मैं भी सूडो फोर्स को लिफ्ट को कंसीडर करके ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मान लो आप लिफ्ट में बैठे हो, अभी लिफ्ट रेस्ट पे, ये फॉर एग्जांपल अपनी लिफ्ट है,
यहाँ पर एक वेइंग मशीन, मतलब अपनी वेट जो वेट मेजर करती है, इस पर एक बंदा बैठा है, ठीक है। तो मान लो इसका जो वेट है अभी, इसका जो वेट है फॉर एग्जांपल वो 822 न्यूटन का इसका फोर्स है। वेइंग मशीन ने इसका हम वेट की जगह फोर्स कंसीडर करते हैं, तो इसका जो फोर्स है बेटा वेइंग मशीन ने 822 न्यूटन हमें बता दिया है, क्योंकि सूडो फोर्स जो है फोर्स से रिलेटेड है। तो मैंने वेइंग मशीन जो है हमें फोर्स भी बताती है। 20 केजी वेट मतलब क्या, 20 मल्टीप्लाई बाय 10। आपने नाइन्थ में ये आपकी कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है बेटा। अगर किसी चीज का वेट होता है तो वो वेट क्या है, ग्रेविटी उसको जितने फोर्स से या फिर जितने एक्सेलरेशन से उसको अपनी तरफ खींच रही है उसे हम वेट कहते हैं। ये आपका टॉपिक क्लियर है। तो इसका फॉर एग्जांपल इसका अगर वेट 82 है, ठीक है, 82.2 केजी अगर इसका वेट है, तो इसका इसका जो फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 822 न्यूटन, क्योंकि 82.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू होता है अपना 822 न्यूटन। तो इस बंदे का जो फोर्स बेटा वो है फॉर एग्जांपल 822 न्यूटन, ठीक है। तो अभी ये लिफ्ट रेस्ट में थी, तो जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी मतलब अपवर्ड जाएगी, तब इस बंदे का जो फोर्स रहेगा वो रहेगा बेटा 900 न्यूटन। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यही रहेगा। इसका जो फोर्स है वो अभी 822 न्यूटन था। जैसे जैसे वो ऊपर गया उसका जो वेट था वो 900 न्यूटन हो गया, मतलब उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो 900 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो जब रेस्ट पे था 822 न्यूटन हो गया, जब ऊपर गया तब उसका जो वेट हो गया वो हो गया बेटा 900 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उस पर अर्थ ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। इसका मतलब क्या, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ऐसा न्यूटन ने ही हमें कहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट ऊपर गई तब उसका जो फोर्स था वो बढ़ गया, जो कि कम होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी से बाहर जा रही है। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये अपनी अर्थ है, ये अपनी लिफ्ट है, तो ये इससे दूर जा रही है, मतलब क्या इसका जो फोर्स है इसके ऊपर वो कम होना चाहिए, बट इसका उल्टा हुआ। फोर्स कितना हुआ बेटा 900 न्यूटन। तो जब ये ऊपर गई इसका फोर्स 900 न्यूटन हो गया। सिमिलरली जब ये लिफ्ट नीचे आ गई तब उसका फोर्स बढ़ना चाहिए था, मतलब 900 न्यूटन। ये तो पहली पॉसिबिलिटी अपनी गलत हो गई, क्योंकि 822 न्यूटन फोर्स था, ऊपर जाने के बाद बढ़ गया, जो न्यूटन के लॉज को फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब जो 900 न्यूटन था फिर से लिफ्ट नीचे आ गई, तब उसका फोर्स जो है 900 न्यूटन से कम होकर जब वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आई उसका जो फोर्स था वो हो गया बेटा 822 न्यूटन। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही थी उसका फोर्स बढ़ गया, जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही थी उसका वेट कम हो गया। तो ये जो था यहाँ पे अपने लॉज वैलिड नहीं हुए। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा इसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी गई, क्या कोशिश करी गई ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो बेटा ये हो गया अपनी लिफ्ट का प्रॉब्लम। तो इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि मान लो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये अपना बंदा था लिफ्ट में बैठा हुआ, ठीक है, ये हो गया उसका mg, ये हो गया उसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तब उन्होंने क्या कहा कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर गई, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर गई तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो फोर्स था इसके अंदर जो क्रिएट हुआ है वो ऑब्जेक्ट नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, तो n माइनस mg इज इक्वल टू ma आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है और वेट नीचे आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगी तो उसका जो mg है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट हो रहा है। तो n माइनस mg इज इक्वल टू हो गया इसका टोटल फोर्स, ठीक है। तो n माइनस mg इज इक्वल टू क्या हुआ, n इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, m अगर कॉमन ले तो क्या होगा बेटा m इंटू g प्लस a। तो उन्होंने कहा कि जब अगर हम इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो इसकी वजह से उसका फोर्स बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इसे हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करके इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर ने इसे ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने इसके बेस पर इसे ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन किया। बट देखो जब ये बंदा था ये भी रेस्ट पे है, मतलब वो लिफ्ट में है, ठीक है, और ये जो वेइंग मशीन है वो भी लिफ्ट में है।
तो जब इस बंदे ने अपना वेट ऑब्जर्व किया, उसका वेट 82.2 था, बट उसका वेट 90 किलो हो गया, जो कि नहीं है। अगर उसने इसे ऑब्जर्व किया तो उस केस में n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अगर उस बंदे ने खुद का वेट अगर उसने ऑब्जर्व किया तो वो क्या होगा, n इज इक्वल टू एम जी, जो 82.2 के बराबर था, जो 822 न्यूटन के बराबर था। मान लो अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, तो उसके बिहाफ पे ये हो सकता है, बट ये बंदा तो रेस्ट पे है और ये वेइंग मशीन भी रेस्ट पे है, मतलब वो लिफ्ट में है, तो वो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गए। तो वो जब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गए तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg हो जाएगा। बट इस केस में उसका वेग जो है वो 822 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है। बट जिसका वेट जो है वो 82.2 होकर भी अगर वो अपने वेट को 90 केजी देख रहा है, तो वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो बेटा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। अगर इसे किसी इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया तो उसे क्या लगेगा कि इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, n ये होगा। तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, n इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। तो उन्होंने क्या कि इसके बेस पर इसका वेट बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया अपना इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। बट अगर इसे उस बंदे ने अपना वेट खुद चेक किया तो उसका वेट तो 82.2 है, बट जब जैसे लिफ्ट अपवर्ड गई उसे अपना वेट 90 केजी देखा। बट वो वेइंग मशीन और वो बंदा खुद एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो जब उस बंदे ने अपना वेट ऑब्जर्व किया तो उसे अपना वेट कितना दिखा बेटा, 90 किलो, जो कि था नहीं। तो उसे जब वो एक्सप्लेन करने को कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वो बंदा उसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब यहां पर अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां पर मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी अपनी सूडो फोर्स की कंसेप्ट यहाँ पर अभी तैयार हो गई है कि सूडो फोर्स क्या है। अभी तुम्हें दिखेगा कि तुम सिंपल ऑब्जर्व करो कि जब तुम लिफ्ट में बैठते हो तो अगर तुम एक वेइंग मशीन पे खड़े हो तो जैसे लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तुम्हारा वेट बढ़ेगा, और जैसे लिफ्ट डाउनवर्ड आ जाएगी तुम्हारा वेट धीरे 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 कम हो जाएगा, और जो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन थी वहां पर आकर तुम्हारा वेट जितना था उतना ही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने न्यूटन्स के लॉज फॉलो नहीं होते, इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो न्यूटन्स लॉज को फॉलो करने के लिए इसे ऑन द बेसिस ऑफ सूडो फोर्स एक्सप्लेन किया गया। कैसे एक्सप्लेन किया गया, अभी एक सेकंड में तुम्हें बता रहा हूं। देखो यहाँ पर जो है अपने न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो है एक आइडियल फोर्स लगता है, यहाँ पर जो है बेटा एक आइडियल फोर्स अप्लाई होता है। तो जो आइडियल फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है टू फॉलो या फिर टू वैलिड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड सूडो फोर्स, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन लिख के देता हूं और आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सूडो फोर्स क्या है? इट इज एन आइडियल फोर्स or imaginary force. It is an ideal force which induced to follow or to verify the Newton's laws of motion. देखो बेटा, जहां पे अपने न्यूटन लॉ फॉलो नहीं होते वहां पर उनको फॉलो करने के लिए एक इमेजिनरी और आइडियल फोर्स, आइडियल मतलब इमेजिनरी, एक इमेजिनरी फोर्स हम कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक अलग फोर्स है जो एक्स्ट्रा अप्लाई हो रहा है टू सेटिस्फाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सच अ फोर्स इज सेड टू बी सूडो फोर्स। आई होप अभी तुम्हें सूडो फोर्स की कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। सूडो फोर्स की सिंपल कंसेप्ट है, जहां पर न्यूटन्स के लॉज फॉलो नहीं होते, मतलब कुछ गड़बड़ होती है, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए एक फोर्स हम कहते हैं कि यहाँ पर जनरेट हुआ है। जिसने क्या किया, वो जनरेट होकर जिसने क्या किया बेटा, न्यूटन्स के लॉज को वैलिड कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं बेटा सूडो फोर्स। बहुत सिंपल है। देखो तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी
तब जो है फॉर एग्जांपल ये अपनी लिफ्ट थी, ये अपना वेइंग मशीन था, ये अपना बंदा था, तो जब उन्होंने क्या कहा कि जब ये लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी, ठीक है, तो ये जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी तो इस बंदे के बॉडी ने सूडो फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई किया। एक बार फिर से डोंट वरी, जब ये लिफ्ट स्टेबल थी, अब लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, तो जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी तब उसने क्या, तब जो सूडो फोर्स की कंसेप्ट ने क्या कहा कि इस बंदे के बॉडी में एक आइडियल फोर्स जनरेट हुआ जो डाउनवर्ड लगा, ठीक है, टू सेटिस्फाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उन्होंने क्या कहा कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा, mg डाउनवर्ड लगा, और इस बंदे के बॉडी ने एक सूडो फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई किया, जिसे हम ma कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू होगा बेटा mg प्लस ma। इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा ma है, ये है बेटा अपना सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स हमेशा जो है इसमें एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होता, ये अगेंस्ट द जो जिस तरह से जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट होता है, ये हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को ऑपोजिट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो m इज इक्वल टू जी प्लस ए। तो ये जो ma है, ये ma है अपना सूडो फोर्स, ठीक है। इसने क्या किया बेटा, इस बंदे के बॉडी ने या फिर इस लिफ्ट की वजह से, इस जर्क की वजह से एक आइडियल फोर्स जनरेट हुआ जो डाउनवर्ड एक्ट हुआ, उसे हम कहते हैं बेटा n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। मैं तुम्हें इसकी कंसेप्ट ऐसे ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने इसे बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की तब हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो इसको अपन सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, हमें कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप अभी सिंपल कंसेप्ट याद मतलब अपने जहन में रखो कि जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तब mg डाउनवर्ड लगेगा और सूडो फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा, ये अपवर्ड की कंडीशन है। बट जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगी तब नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा और वो जो सूडो फोर्स है वो भी अपवर्ड लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा n इज इक्वल टू mg माइनस ma, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पर जब लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी तब नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड लगेगा और जो अपना सूडो फोर्स है वो भी अपवर्ड लगेगा, मतलब n प्लस ma इज इक्वल टू mg, मतलब अभी mg को सूडो फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों का करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब लिफ्ट अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगी और जब लिफ्ट डाउनवर्ड टू अपवर्ड आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन को mg और ma को बैलेंस करना है, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तब mg नॉर्मल रिएक्शन और ma दोनों मिलके वेट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अपना ma कैसा है, पॉजिटिव, वहां पे जाने के बाद नेगेटिव, n इज इक्वल टू mg माइनस ma एंड इट इज इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू m इंटू g माइनस a, ठीक है। यहाँ पर डाउनवर्ड की कंडीशन में माइनस आ गया, अपवर्ड की कंडीशन में प्लस आ गया, इसीलिए जो है अपना वेट ऊपर जाते वक्त बढ़ता है और नीचे आते वक्त घटता है। यही मुझे आपको बताना था। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस पर अभी हम एक सिंपल 2 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको सिंपल तरीके से आ जाएगा। इसे जाओ तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो अभी ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके नोट करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, बहुत सिंपल है। क्या कहता है क्वेश्चन, अ मैन वेज 80 kg, एक मैन है जिसका वेट कितना है 80 kg, ठीक है। ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट दैट इज मूविंग अपवर्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट कहा जाए बेटा अपवर्ड, मतलब n इज इक्वल टू mg प्लस ma, ठीक है। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द मशीन, ठीक है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी 5 सेकंड देख देता हूं मैं आपको, तब तक सॉल्व करो, ठीक है। चलो हो गया, आई होप हो गया, ठीक है। यही लिखा होगा तुमने, n इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा तुमने mg प्लस ma ऑन द वेइंग मशीन। हमें व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द मशीन, रीडिंग मतलब क्या, हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ही है जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा तुमने m इज इक्वल टू, आई होप तुमने ये लिखा होगा, m तुम लोगों ने कॉमन लिया होगा, g प्लस a यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। तो n इज इक्वल टू m कितना है अपना 80,
जी की वैल्यू हमें दी गई है 10 और ये होगा प्लस अपना 5, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 18 प्लस 15, सॉरी मल्टीप्लाई 15, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया अपना 15 इंटू 0 0, 15 8 द 120, दैट इज 1200 न्यूटन से भी का आया हुआ, ठीक है। जिनका नहीं आया वो पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। 1200 न्यूटन इतना फोर्स उस मशीन में इतनी रीडिंग हमें देखने को मिली होगी, ठीक है। तो इसे पॉज करके नोट करो। चलो बेटा अभी ये प्रॉब्लम जो है इसे अभी पॉज करके नोट करने की कोशिश करो और सॉल्व करने का ट्राई करो। प्लीज डायग्राम को हंसना मत तो ये डायग्राम थोड़ी सी अलग है इसकी, तो मैंने सिर्फ रफ डायग्राम लिखा है, ड्रॉ की। को क्या कहता है क्वेश्चन, द फिगर शोज अ पेंडुलम, एक पेंडुलम अपने पास सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, एक रूफ से वो ट्रक के रूफ से वो लटका हुआ है, ये अपना ट्रक है, ठीक। और ये पेंडुलम उससे सस्पेंडेड है, ठीक है। दैट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, टू द ग्राउंड, ठीक है, रिलेटिव टू द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से उसका एक्सेलरेशन अभी कांस्टेंट है। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम एंड फ्रॉम द फ्रेम अटैच टू द ट्रक, ये अपनी फिगर है, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, इसका जो डिफ्लेक्शन है फ्रॉम द वर्टिकल का डिफ्लेक्शन और फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम एंड फ्रॉम द फ्रेम अटैच टू द ट्रक, तो इसका ग्राउंड फ्रेम से इसका डिफ्लेक्शन और एक जो अटैचमेंट है ट्रक से उसका भी डिफ्लेक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम बताया हुआ है, इसके बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी क्या है अपना क्वेश्चन, थोड़ी देर के लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना सिंपल ट्रक है, ये ऑब्जर्वर था जो उसे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। अभी देखो बेटा ये जो ट्रक है इसको अगर हम यहाँ पे अगर इसे हम रिजॉल्व करें तो जैसा कि मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डिफ्लेक्शन फ्री बॉडी डायग्राम इस केस में कैसे लिखते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये रहेगा अपना, ये है अपना सिंपल सा पेंडुलम, ठीक है। ये अपना एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या रहेगा बेटा, थीटा रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है अपना टी साइन थीटा, जैसा कि तुम जानते हो। ये हो गया अपने बॉब का पेंडुलम एम जी, ये हो गया अपना टी कॉस थीटा, मैंने ऑलरेडी तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बताया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा अपना, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगर हम इसे डिवाइड करें तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम गेट्स कैंसल, टी गेट्स कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। इसका मतलब ये जो एंगल है ये है अपना टैन इनवर्स ऑफ ए अपॉन जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप तुमने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो बेटा आज हमने सूडो फोर्स का टॉपिक पढ़ा, सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स कैसे सॉल्व करते हैं अपन, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा, आज के लिए सिर्फ इतना ही था एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।